नमस्कार, उड़ान आईएएस अकादमी के छत्तीसगढ़ समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला में मैं सुधीर वर्मा पुनः एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रीय समसामयिकी में आज हमारा पहला प्रश्न है, भारत से अप्रैल से सितंबर 2020-21 में कुल कितनी राशि के समग्र निर्यात वस्तुओं और सेवाओं के होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, यहाँ पर ये जो प्रश्न है वो बेसिकली विदेशी व्यापार से संबंधित है। आपको पता होगा कि भारत कुछ वस्तुओं का आयात करता है विदेशों से और कुछ वस्तुएं जो है वो निर्यात करता है। तो इस प्रश्न में आपको पूछ रहा है अप्रैल से सितंबर 2020-21, ठीक है, यानी जो छमाही अभी गई है उसके अंतर्गत कितने वस्तुओं का निर्यात किया गया है। ठीक, आपके पास ऑप्शन में 321.86 अरब अमेरिकी डॉलर और इस प्रकार से कुल 4 आपको डेटा दिए गए हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर भारत का विदेशी व्यापार सितंबर 2020 की स्थिति में, प्रविष्टि तिथि है 15 अक्टूबर 2020 की, ठीक है, जिसमें बताया गया है अप्रैल से लेकर के सितंबर 2020 तक का आंकड़ा। ठीक, भारत से अप्रैल से सितंबर 2020-21 में 221.86 अरब अमेरिकी डॉलर का समग्र निर्यात होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक, तो ये आपका निर्यात से संबंधित डेटा है। ठीक, कितना है निर्यात, कितने का किया गया, 221.86 अरब अमेरिकी डॉलर, जो पिछले वर्ष की समान अवधि की तुलना में ऋणात्मक 16.66% की नकारात्मक वृद्धि को दर्शाता है। ठीक है, कितना पिछले साल इसी अवधि की बात करें यानी कि अप्रैल 2019 से सितंबर 2019 की, तो उस स्थिति से लेकर इस स्थिति में कुल 16.66% का व्यापार घटा है, ऋणात्मक वृद्धि हुई है। ठीक, वहीं अप्रैल से सितंबर 2020-21 के दौरान 204.12 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समग्र आयात होने का अनुमान लगाया गया है। ठीक है, आयात कितने का हुआ है, 204.12 अमेरिकी डॉलर, ठीक है, बिलियन अमेरिकी डॉलर, जो पिछले वर्ष समान अवधि की तुलना में 35% है ना, लगभग 35.43% की ऋणात्मक वृद्धि को दर्शाता है। यानी इसमें भी ऋणात्मक वृद्धि कितनी हुई है, -35.43%। ठीक, इंपॉर्टेंट डेटा याद रखिए, आपको पिछली छमाही का डेटा जो है वो कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ठीक, तो अपडेटेड रहिए। सितंबर 2020 की स्थिति का डेटा है ये, जिसकी प्रविष्टि हुई है 15 अक्टूबर 2020 को। ठीक, निर्यात भी याद रखिए और आयात भी याद रखिए, प्रतिशत को अगर आप नहीं भी याद रखते तो चलेगा। तो इस प्रकार आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा, भारत से अप्रैल से सितंबर 2020 से 21 में कुल कितनी राशि का निर्यात किया गया, तो आंसर क्या हो जाएगा, 221.86 अरब अमेरिकी डॉलर। चलिए, अगला प्रश्न जो है वो एक सूचकांक से संबंधित है। आपको पता होगा मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर कौन है। ऑप्शन है आपके पास नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक, मानव विकास सूचकांक जो है ये जारी किया जाता है यूएनडीपी के द्वारा। ठीक है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है उसके द्वारा ये जो मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, HDI बोलते हैं जिसको हम, इसका प्रकाशन किया जाता है। और इस वर्ष के लिए यानी कि 2020 के लिए ये जो सूचकांक है ये जारी किया जा चुका है, जिसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल आगे स्लाइड में देखते हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रैंकिंग फ्रॉम द 2020 ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। ठीक, यहां पर आपका रैंक बताया गया है, दूसरी स्थिति में देश का नाम बताया गया है और तीसरी स्थिति है HDI वैल्यू। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वैल्यू। ठीक, इसके अंतर्गत किसको किसको शामिल किया जाता है, तो आप देख पा रहे हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है, यानी जीवन प्रत्याशा बोलते हैं जिसको हम, एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग यानी शिक्षा, मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग शिक्षा से ही संबंधित है। इसके अलावा ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा यानी प्रति व्यक्ति आय, इनको शामिल इसमें किया जाता है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं पहले स्थान पर कौन है, नॉर्वे है। नॉर्वे एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है, आपको पता होगा। ठीक, इसकी HDI वैल्यू कितनी है, 0.957। यही आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। क्लियर, तो आपके प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए
नॉर्वे। HDI सूचकांक में या मानव विकास सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान पर है नॉर्वे। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत का स्थान क्या है? ऑप्शन है 131, 121, 130 या 134। तो इसके बारे में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। आप देख पा रहे हैं ये रैंकिंग है वही उसके आगे की। 131वें रैंक पर है भारत, जिसका HDI वैल्यू है 0.645। ये तीनों चीजें आप याद रखेंगे, ठीक। क्या क्या कि ये जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रैंकिंग है इसको कौन जारी करता है, दूसरी चीज प्रथम स्थान पर कौन है, और तीसरी चीज भारत का स्थान क्या है, ठीक। अगर भारत के नजरिए से एक और बात की जाए तो यहां पर इसका रैंक के साथ साथ इसकी HDI वैल्यू को भी आप याद कर सकते हैं। हो सकता है वहां से प्रश्न आपका अराइज हो जाए, ठीक। तो क्या होगा हमारा आंसर? HDI कितना, रैंक कितना हमारा? 131। आप देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर ए 131। अगला प्रश्न है ISFR 2019 के अनुसार भारत में सर्वाधिक आर्द्र भूमि क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है, ठीक। ISFR आपको पता होगा भारत का जो वन रिपोर्ट है, ठीक है, उसको कहा जाता है इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019। इसके अनुसार सबसे ज्यादा आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल किस राज्य में है? ऑप्शन है आपके पास ओडिशा, महाराष्ट्र, गुजरात, कोलकाता। देखते हैं इसके बारे में। चलिए आप देख पा रहे हैं पहला पॉइंट, देश अभिलिखित वन क्षेत्र ग्रीन वॉच के भीतर कुल 62,466 नम भूमियां हैं। ये क्षेत्रफल को नहीं बता रहा है, ये क्या बता रहा है? संख्या बता रहा है, ठीक, जो 3.83% क्षेत्र को आच्छादित करती है। राज्यों में गुजरात में अभिलिखित वन क्षेत्र के भीतर सबसे अधिक नम भूमि क्षेत्र है। इसके बाद पश्चिम बंगाल का स्थान है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक नम भूमि क्षेत्रफल किसका है? गुजरात का है, और दूसरे स्थान पर है पश्चिम बंगाल। क्लियर, ठीक। ये 62,466 जो है ये नम भूमियों की संख्या है, जो कि कुल 3.83% क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, ठीक। तो यहां पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है ISFR 2017 की तुलना में ISFR 2019 के अनुसार भारत में कच्छ वनस्पति के क्षेत्रफल में कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, ठीक। आपको पता होगा कि ये जो ISFR है ये हर 2 साल में जारी की जाती है भारत सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसको जारी करता है, ठीक। तो आपको पूछ रहा है कि जब 2017 में ये रिपोर्ट आई थी उस समय की तुलना में इस वर्ष यानी कि 2019 में, ये जो हालिया रिपोर्ट है, पुराना रिपोर्ट है जस्ट पिछला, ठीक, इस रिपोर्ट में जो मैंग्रोव वनस्पति है यानी कच्छ वनस्पति, इसके क्षेत्रफल में कितने किलोमीटर की वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जब इस पेज का अंतिम पॉइंट पढ़ेंगे ये वाला, तो इसमें आपको दिख रहा है कि पिछले आकलन की तुलना में देश के कच्छ वनस्पति आवरण में 54 वर्ग किलोमीटर, जो कि कितना प्रतिशत है? 1.10% की वृद्धि हुई है। तो याद रखिएगा कितने वर्ग किलोमीटर बढ़ा है बोलेगा तो 54 वर्ग किलोमीटर, और कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है बोलेगा तो 1.1% की वृद्धि। यहां पर आपको प्रश्न में क्या पूछ रहा है? कितने वर्ग किलोमीटर की वृद्धि, यहां पर प्रतिशत नहीं पूछ रहा है। तो क्या होगा आंसर? 54 वर्ग किलोमीटर, ठीक। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है ICC का दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर और दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर के रूप में चुने गए भारतीय खिलाड़ी कौन है? भारतीय खिलाड़ी है सबसे पहली चीज तो यहां पर ये स्टीव स्मिथ और जो रूट ये दोनों तो कट गए, ठीक है। ऑप्शन काटना भी तो आना चाहिए आपको। प्रश्न में क्या बोला है? भारतीय खिलाड़ी, ठीक। अपने को अब ऑप्शन में क्या क्या बचा? महेंद्र सिंह धोनी और विराट कोहली, ठीक। तो याद रखिएगा ICC के दशक के सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में चुना गया किसको? विराट कोहली को, ठीक है, सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर के रूप में। लेकिन अगर बेस्ट स्पिरिट की बात करें, सर्वश्रेष्ठ खेल भावना के लिए दशक का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी कौन था करके, तो इसके लिए चुना गया है महेंद्र सिंह धोनी को बेस्ट स्पिरिट के लिए। लेकिन खेल के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर किसको चुना गया है? विराट कोहली को, ठीक है। और इसके साथ ही सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर इस साल के लिए, ठीक है, 2020 के लिए सर्वश्रेष्ठ क्रिकेट खिलाड़ी किसको चुना गया?
विराट कोहली को चुना गया। ठीक, टेस्ट खिलाड़ी किसको चुना गया है? तो स्टीव स्मिथ को चुना गया, आपको पता होगा। ठीक, तो ये आईसीसी की जो रैंकिंग जारी की गई है, दिसंबर में जारी हुई है, इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। आप देख पा रहे हैं यहां पर विराट कोहली बने दशक के सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर। भारतीय कप्तान विराट कोहली को आईसीसी ने चुना दशक का सर्वश्रेष्ठ वनडे पुरुष क्रिकेटर। अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह चुके एमएस धोनी को आईसीसी ने दशक का बेस्ट स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड से किया सम्मानित। और ये है आईसीसी को जो आधिकारिक ट्विटर हैंडल है, उसका एक ट्वीट है जिसमें कहा गया है, द इनक्रेडिबल विराट कोहली विंस सर गारफील्ड सोबर्स अवार्ड फॉर आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डेकेड। चलिए अगला प्रश्न है चौथे, खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी किस राज्य को दी गई है? तो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि किसको मिली है। आप देख पा रहे हैं हरियाणा चौथे खेलो इंडिया युवा खेलों की मेजबानी करेगा। तो आंसर जो है वो आपको पहले ही लाइन में मिल गया कि हरियाणा को दी गई है इस खेलो इंडिया युवा खेलों के चौथे संस्करण की मेजबानी। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, हरियाणा। अगला प्रश्न है, कुसुम योजना को आरंभ करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना, औद्योगिक क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ावा देना, फूलों की खेती को बढ़ावा देना, या लाख उत्पादन को बढ़ावा देना। तो याद रखिएगा कुसुम जो योजना है, ठीक है, KUSUM, इसका फुल फॉर्म होता है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। ठीक है, लिख के बता देता हूं आपको। ठीक, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। आप देख पा रहे हैं यहां पर इस योजना के अंतर्गत 3 से 7.5 HP के पंप सेट लगाए जा रहे हैं। 3 HP के लिए 20,549 रुपए, 5 HP के लिए 33,749 रुपए और 7.5 HP के लिए 46,687 रुपए की राशि डिमांड के रूप में किसान को जमा करवानी होगी। ठीक है, ये बाध्यता है, तभी वह अपने खेतों में सिंचाई के लिए पंप सेट लगवा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत राज्य के जो किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा सिस्टम लगाने के लिए लोन ले रहे हैं, वह दिए गए लोन का भुगतान नगद नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यानी उनको या तो चेक के माध्यम से करना पड़ेगा या उनको ऑनलाइन इसका ट्रांजैक्शन करना पड़ेगा। ठीक, सौर ऊर्जा से बिजली उत्पादन कर राज्य के किसान सरकार को ग्रिड पर देकर अतिरिक्त आमदनी कर लोन की किस्तें चुका सकते हैं। देखिए ये जो योजना है बेसिकली इसमें क्या किया जाता है, देखिए पंप सेट लगाए जाते हैं, ये तो पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरी चीज, मान लो उसके सोलर पंप से, ये जो योजना है इसमें क्या किया जाता है, सोलर पंप लगाने के लिए या सोलर एनर्जी सिस्टम जो होता है वो लगाने के लिए क्या दिया जाता है, लोन प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, अब मान लो इसके सोलर ऊर्जा सिस्टम से इतनी ऊर्जा उत्पन्न हो रही है कि वो पंप की आपूर्ति करने के साथ साथ अतिरिक्त ऊर्जा बचा ले रहा है, तो वो इसको ग्रिड पर दे सकता है। ठीक है, यानी कि लोन की किस्तें चुका सकता है। लोन लिया हुआ है जो इस पंप को खरीदने के लिए इस किसान ने, ये किसान क्या करेगा, बिजली किसको देगा, सरकार को देगा, और उसके एवज में पैसा जो है, जो इसके लोन का पैसा है, वो धीरे धीरे करके कटते जाएगा। ये इसका प्रावधान है। ठीक, तो याद रखिएगा कुसुम योजना का पूरा नाम क्या है, तो क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। और कितने से कितने HP तक के पंप सेट के लिए है, 3 HP से 7.5 HP के पंप सेट के लिए। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, किसानों को सिंचाई के लिए सौर ऊर्जा से चलने वाले सोलर पंप प्रदान करना। अगला प्रश्न है, गूगल के CEO कौन है, वर्तमान CEO कौन है? ठीक, ऑप्शन है मार्क जुकरबर्ग, सत्या नाडेला, सुंदर पिचाई या टी नटराजन। तो याद रखिएगा इस प्रकार के प्रश्न जो हैं, जो कि वैश्विक संस्थानों से होते हैं, वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं। तो याद रखिएगा गूगल के CEO कौन है अभी, सुंदर पिचाई जी है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, रेल मंत्रालय ने भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य कब तक का निर्धारित किया है? ठीक है, यानी कि रेल मंत्रालय ने यह बोला है कि भाई आने वाले समय में हम जो भारतीय रेलवे है उसको पूरी तरह किसके द्वारा संचालित करेंगे, हरित ऊर्जा से संचालित करेंगे। हरित ऊर्जा क्या होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है ना, चाहे वो सौर ऊर्जा हो या जल विद्युत हो, ठीक है, या पवन ऊर्जा हो, जो रिन्यूएबल एनर्जी है, इनसे संचालित करने की बात इस रेल मंत्रालय के द्वारा की गई है।
ठीक, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। चलिए, देख पा रहे हैं आप 13 जुलाई 2020 की प्रविष्टि है। रेल मंत्रालय ने 2030 तक भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने का लक्ष्य निर्धारित करने के साथ ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में कई बड़ी पहल की है। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर क्या बोला है कि 2030 तक भारतीय रेलवे को पूर्णतः किसमें बदल दिया जाएगा? हरित ऊर्जा से संचालित किया जाएगा। ठीक, अभी बहुत सारे जो इंजन हैं वो चलाए जाते हैं, डीजल इंजन चलाए जाते हैं, कोयला इंजन चलाए जाते हैं हमारे यहाँ, ठीक, जिससे क्या होता है, बहुत पॉल्यूशन होता है। तो इस पॉल्यूशन को हटाने के लिए हरित ऊर्जा जो है ये एक विकल्प के रूप में सामने आया है और बहुत ज्यादा अभी अडॉप्ट किया जा रहा है सरकार के द्वारा। आपको पता होगा रीवा में 750 मेगावाट का जो सोलर प्लांट लगाया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, रीवा मध्य प्रदेश में। ठीक, मतलब हरित ऊर्जा जो है उसको बहुत ज्यादा प्रमोट कर रही है सरकार। ठीक, तो भारतीय रेलवे ने इसी क्रम में क्या किया है, 2030 तक बोला है कि भारतीय रेलवे को पूरी तरह हरित ऊर्जा से संचालित करने के लायक बना लिया जाएगा। ठीक, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। चलिए, तो अब आते हैं हमारे छत्तीसगढ़ के रिवीजन सेशन में। आज के सेशन में हम देखेंगे राज्य अलंकरण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो अभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए, तो पहला प्रश्न है, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है श्री रूप राय नेताम, श्री रूप साय सलाम, श्री बैजनाथ चंद्राकर या श्री एनेश्वर वर्मा। तो आपको पता होगा कि हाल ही में 1 नवंबर के दिन राज्य अलंकरण की घोषणा की गई है और उसके अंतर्गत श्री रूप राय नेताम जी को शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2020 प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? आपको पता होगा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान दिया जाता है तीरंदाजी के क्षेत्र में और इस वर्ष यानी 2020 के लिए यह सम्मान दिया गया है सर्वज्ञ सिंह मरकाम को। ठीक है, तीरंदाजी के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है कि 1 स्टेट 1 गेम जो पॉलिसी है, इसके अंतर्गत हमें तीरंदाजी खेल को ही प्रमोट करने का या इससे संबंधित अधोसंरचना के विकास करने की जिम्मेदारी जो है केंद्र सरकार के द्वारा दी गई है। ठीक, तो याद रखिएगा प्रवीर चंद्र भंजदेव सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता सर्वज्ञ सिंह मरकाम। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान 2020 किसे प्रदान किया गया है? ठीक, भंवर सिंह पोर्ते सम्मान जो है वो बेसिकली सहकारिता के क्षेत्र में दिया जाने वाला सम्मान है, आपको पता होगा। ऑप्शन है आपके पास श्री रूप राय नेताम, श्री रूप साय सलाम, श्री बैजनाथ चंद्राकर या श्री एनेश्वर वर्मा। तो याद रखिएगा 2020 के लिए डॉक्टर भंवर सिंह पोर्ते सम्मान दिया गया है श्री बैजनाथ चंद्राकर जी को। ठीक, सहकारिता के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत गुंडाधुर सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है सुश्री आकर्षी कश्यप, भरत कुमार, केलमित लेप्चा या संतोष कुमार। ठीक, तो याद रखिएगा गुंडाधुर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है किसको? सुश्री आकर्षी कश्यप को। ठीक, खेलों के क्षेत्र में पिछले 1 साल में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए यह सम्मान दिया जाता है। ठीक, और पोखरा नेपाल में जो प्रतिस्पर्धा आयोजित की गई थी उसमें सुश्री आकर्षी कश्यप ने गोल्ड मेडल जीता है और इसीलिए उनको गुंडाधुर सम्मान 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक, बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान जो है बेसिकली अधिवक्ताओं को दिया जाने वाला एक सम्मान है। ठीक है, तो इस वर्ष के लिए राज्य अलंकरण में डॉक्टर निर्मल शुक्ला और श्री विनोद चावड़ा, इन दोनों को दिया गया है बैरिस्टर छेदीलाल सम्मान 2020। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए, अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत दाऊ मंदरा जी सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है श्री शिव कुमार दीपक, श्री रूपसाय सलाम, श्री जीवन लाल, ए और बी दोनों। तो आपको पता होगा दाऊ मंदरा जी सम्मान जो है वो लोक कला में दिया जाने वाला सम्मान है और इस वर्ष के लिए यह सम्मान दिया गया है श्री शिव कुमार दीपक जी को, साथ ही श्री रूप साय सलाम जी को। ठीक, याद रखिएगा 2 नाम में कंफ्यूजन हो सकता है। एक रूप राय नेताम, रूप राय नेताम जी को दिया गया है क्या? शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान। वही रूप साय सलाम जी को लोक कला के लिए दाऊ मंदरा जी सम्मान से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, राज्य अलंकरण के अंतर्गत महिला उत्थान एवं जन जागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए
मिनी माता सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ऑप्शन है सुश्री शहाना कुरैशी, श्री बैजनाथ चंद्राकर, श्रीमती शबाना बेगम या श्रीमती अनीता वर्मा। तो याद रखिएगा, मिनी माता सम्मान जो है वो दिया जाता है महिला उत्थान और जन जागृति के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने के लिए। ठीक, इस वर्ष किसको दिया गया? तो सुश्री शहाना कुरैशी जी को। ठीक, अगला प्रश्न है, रायपुर को शिक्षा एवं इतिहास के क्षेत्र में महती शोध निर्देशन के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2020 के प्राप्तकर्ता कौन है? ठीक, बेसिकली प्रश्न में क्या पूछ रहा है? पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान 2020 किसे प्राप्त हुआ है? किसे दिया गया? आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी को। ठीक, याद रखिएगा, एकदम कंठस्थ कर लीजिए इन पुरस्कारों को और इनके नवीनतम प्राप्तकर्ताओं को। ठीक, तो पंडित रविशंकर शुक्ल सम्मान आचार्य रमेंद्रनाथ मिश्र जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है डॉक्टर सुशील त्रिवेदी, डॉक्टर जीवननाथ मिश्र, डॉक्टर सुनील त्रिवेदी या ए और बी दोनों। तो याद रखिएगा, पंडित सुंदरलाल शर्मा सम्मान जो है ये दिया जाता है आंचलिक साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, साहित्य के क्षेत्र में ये सम्मान छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा दिया जाता है। और इस वर्ष किसको किसको दिया गया है? डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और श्री जीवननाथ मिश्र जी को। ठीक, इस प्रकार आपको नाम कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन आपको दिख सकते हैं, तो अच्छे से याद रखिएगा, डॉक्टर सुशील त्रिवेदी और श्री जीवननाथ मिश्र। अगला प्रश्न है, पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है श्रीमती दिव्या शर्मा, श्रीमती दिव्या वर्मा, श्रीमती दीपिका शर्मा, श्रीमती दिव्या तिवारी। तो ये प्रश्न आपके लिए आज का ब्रेन बूस्टर। कमेंट बॉक्स में बताइए कि पंडित लखनलाल मिश्र सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ये थे हमारे समसामयिक प्रश्नोत्तर श्रृंखला के अंतर्गत राष्ट्रीय समसामयिकी के 10 प्रश्न, साथ ही छत्तीसगढ़ रिवीजन सेशन से जुड़े हुए 10 प्रश्न। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, यूट्यूब पर कमेंट करें, अपना उत्तर दें। मिलते हैं अगली कक्षा में कुछ नई जानकारियों के साथ, कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।